अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर के अंदर हम एरेज और जावा की एपीआई कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया और उसके जो कॉन्सेप्ट थे जिसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग थी, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनको डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को एरेज के अंदर या एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम बुनियादी तौर पे ये देखेंगे कि एरे लिस्ट जो है वो किस तरीके से मुख्तलिफ है एक एरे से और किस तरह जावा हमें फैसिलिटेट करता है डायनामिकली किसी भी लिस्ट के साइज को ग्रो या श्रिंक करने में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर हम एरेज को डिस्कस कर चुके हैं और हमने इस बात को वहाँ पे बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एरेज जो हैं वो are just like the container that holds the data of the homogeneous type. So you can store only the same type of data in array. There is a restriction on array that the size of the array must be declared at the start of the program, and at the later state we cannot change the size of the array. So that is the very limitations in the use of the arrays, because sometimes हमें in advance ये मालूम नहीं होता कि हमारी array का कितना size होगा, तो हम एक बहुत बड़ी array declare कर देते हैं या मे बी कि हम एक छोटी array declare करते हैं और फिर during execution of program हमें इस बात का अंदाजा हो कि हमें अब मजीद elements को add करना है। तो अगर array का size छोटा है तो हम उसके size को increase नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली अगर हमने array का साइज बहुत बड़ा रख दिया है और हमें बहुत कम वैल्यू चाहिए तो हम अननेसेसरली अपनी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं जावा के अंदर array को एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ एक छोटे से कोड की मदद से और उसके बाद फिर हम जावा की एपीआई कलेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज array list। तो हम सबसे पहले अपनी आज की एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरे की क्लास को डिक्लेयर करते हैं। एक क्लास बनाने लगा हूँ पब्लिक क्लास एरे और इस क्लास के अंदर हम सिर्फ एरे को यूज करेंगे और एक मेथड लिख के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग हम एरे को टेस्ट करने जा रहे हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो जिस तरह हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में किया था, लाइक दिस इंटीजर ए और फिर इसको हम न्यू के कीवर्ड से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, न्यू इंट बाय डिफाइनिंग द साइज और हम इसको डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। मैं शॉर्टकट में इसको सिर्फ वैल्यूज दे रहा हूँ। हमने एक एरे डिक्लेयर की। एरे का साइज हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन चूंकि मैंने इस एरे को 10 वैल्यूज से इनिशियलाइज किया लिहाजा बाय डिफॉल्ट इस एरे का साइज जो है वो अब 10 डिक्लेयर्ड हो चुका है। इस एरे को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख के इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर हम वहाँ पर ए और इस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मुझे 10 स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेंगी, तो बजाय इसके कि हम 10 स्टेटमेंट्स को लिखें, वी कैन मेक यूज ऑफ अ लूप। मैं एक लूप लिखता हूँ, इंटीजर I is equals to 0, I is less than A dot less than 10 और I plus plus, and in this case इंडेक्स की वैल्यू को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे जैसे I की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हम एरे के अंदर एक एक एलिमेंट आगे मूव करते जाएंगे। जीरोथ इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है और 9th इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है कि नहीं। तो इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं हम
अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहां पे जाके इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी array.java। सो प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा और सिर्फ क्लास का नाम, क्योंकि अब इसकी जो बाइट कोड वाली फाइल है, ये क्लास फाइल है, वो लोड होगी और उससे फिर ये एग्जीक्यूट होगी। सो हमें वैल्यूज जो है वो प्रिंट होके मिल गई 1 से लेके 10 तक। ओके, अगर मुझे साइज नहीं मालूम तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a.length, तो जितनी भी इस एरे की लेंथ होगी ये लूप वहां तक चलेगा। इस फाइल को हम फिर एक बार सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। सो प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड सक्सेसफुली, तो हमारी आउटपुट जो है वो वही रही जो पहले रही। सो हम फिक्स नंबर भी कंडीशन में लगा सकते हैं, और अगर हमें नहीं मालूम कि एरे का साइज कितना है फॉर इंस्टेंस, तो हम उसकी लेंथ तक इसके लूप को लगा सकते हैं। ओके, पिछले प्रोग्राम जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए थे, और हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, और आज हम उसी स्टूडेंट की क्लास को इस लेक्चर के अंदर दोबारा से यूज करेंगे। सो अगर आप लोगों को उस स्टूडेंट की क्लास की समझ नहीं आती कि एक्चुअली उसका कोड क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड लेक्चर्स को एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने स्टूडेंट की क्लास को किस तरीके से डिज़ाइन किया था, और उसके अंदर जो मेथड लिखे थे वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर उसी स्टूडेंट की क्लास की हमने एरे डिक्लेयर करनी हो तो वो किस तरीके से डिक्लेयर की जाएगी। ये हमारी स्टूडेंट की क्लास है जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिज़ाइन की थी, और इसको हम अगले इस लेक्चर में और अगले आने वाले लेक्चर में यूज़ करेंगे। 3 फील्ड्स हैं और 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक पैरामीटर लेस है और 2 पैरामीटराइज्ड हैं। सो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है। एक गेटर का मेथड है, प्रिंट का मेथड है, सेट नेम है और गेट नेम का मेथड है। तो हम आज के लेक्चर में इसी क्लास को यूज़ करेंगे। सो मैंने आपको कोड सिर्फ इसलिए दिखाया है कि हमें जब हम इसकी मेथड्स को कॉल करें तो आपके ज़हन में हो कि ये क्लास ऑलरेडी डिफाइन है और हम उसके डिक्लेयर्ड मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब चेंज करते हैं। पहले हमने जो एरे डिक्लेयर की थी उसकी डेटा टाइप थी इंटीजर। अब हम जो एरे बना रहे हैं उसकी डेटा टाइप है स्टूडेंट, और इसको मैं इनिशियली इसका साइज डिक्लेयर कर देता हूँ कि इसका साइज 10 है फॉर इंस्टेंस। और इनफैक्ट इसको हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि न्यू स्टूडेंट, और मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स की एरे बना रहा हूँ। और अभी जस्ट फॉर योर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैं 3 ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के बनाता हूँ। स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। पहला ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर से बनाया। स्टूडेंट S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से बनाया। और इसी तरीके से स्टूडेंट S3 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और फिर इसी तरीके से a ऑफ 0, चूंकि एरे की डेटा टाइप स्टूडेंट है तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही असाइन हो सकता है। a ऑफ 1, a ऑफ 2 और यहाँ पर मैं की लेंथ तक का लूप लगाता हूँ, a ऑफ I डॉट गेट नेम। सो नेम का m बड़ा है, गेट नेम, और इसको हमने सेव किया और अब हम इसको कंपाइल करने के लिए जा रहे हैं। So there is no error, Java array. So तीनों स्टूडेंट्स के नाम जो है वो प्रिंट हो गए, नल, आतिफ और असद। सो इट मीन्स कि हम एक एरे बना सकते हैं
जो कि स्टूडेंट्स को भी स्टोर कर सकती है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि हमें एरे का जो साइज है वो इनिशियली डिक्लेयर करना पड़ता है, और जिसकी वजह से अगर हमने कहीं बाद में ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम वो नहीं करवा सकते। इसके अलावा हमने अभी जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है वो है, वो हमने डिस्कस की है कि फोर का लूप हम यूज़ करेंगे इस एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। अच्छा, जब हम फोर का लूप यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फोर के लूप के अंदर एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और फिर एक कंडीशन देनी पड़ती है जो इस चीज़ को टेस्ट करती है कि आपकी एरे का साइज़ जो है कहीं मेरा जो काउंटर जो इंडेक्स है वो उससे बाहर ना चला जाए, और एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट भी हमें यूज़ करना पड़ती है। सो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि हम ना इनिशियलाइजेशन करें और ना हम इंक्रीमेंट करें और ना ही हम कोई कंडीशन अप्लाई करें, हम डायरेक्ट लूप को ट्रेवर्स कर लें, सॉरी एरे को ट्रेवर्स कर लें, तो जावा ने हमें एक और लूप प्रोवाइड किया दैट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप के अंदर हमें किसी भी तरह के इंडेक्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्लिसिटली। हाँ, इसका अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो अगेन, अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को इसके ऊपर मैप करना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि जो फॉर ईच के लूप की इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके सामने नहीं है, दैट इज एक्चुअली एनकैप्सुलेशन, और वो आपसे छुपी हुई है, और आपसे रेलेवेंट सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपके सामने है फॉर ईच लूप का, दैट इज हाउ टू मेक यूज ऑफ द फॉर ईच लूप। सो अब हम अपनी इसी एग्जांपल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर ईच लूप के साथ, और फिर देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स वैसे ही रहते हैं या उसके अंदर कोई चेंज आता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक इंडेक्स मेंटेन किया है, और उसके साथ हमने एक कंडीशन मेंटेन की है, और उसके साथ हमने एक इंक्रीमेंट का लूप रखा हुआ था। फॉर ईच लूप को मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, बड़ा सिंपल लूप है। फॉर ईच लूप बुनियादी तौर पे बना ही एरेस को ट्रेवर्स करने के लिए है। तो फॉर ईच के लूप को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टूडेंट एस कॉलन ए इज माय एरे, जिसके ऊपर कि मैंने इस लूप को चलाना है। ओके, इस लूप का सिंटेक्स को हम एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपके सामने कर दूं। वो सिंटेक्स कुछ यूं है कि हम लोग इस फॉर ईच के लूप को इस एरे ए के ऊपर चला रहे हैं। अब जो इस एरे की डेटा टाइप होगी, यानी जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स इस एरे के अंदर स्टोर हैं, हमें यहाँ पर उस तरह का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दिस वेरिएबल is actually holds the values that are stored in this array in each iteration one by one। तो पहली दफा जब ये लूप चलेगा तो पहला स्टूडेंट जो एरे के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो इस s को असाइन हो जाएगा, और फिर ये लूप चलता जाएगा और अंटिल के ये एरे खाली हो जाएगी और ये लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो अब चूंकि एस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया है और ए के ऊपर हमने लूप लगाया, तो अब मुझे यहाँ पर ए की बजाय एस डॉट गेट नेम, क्योंकि एस के अंदर अब स्टूडेंट स्टोर है। सो नाउ वी कैन कॉल get name method on s because s is currently holding the student object। और वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? पहले a of 0 का होगा, फिर a of 1 का होगा, फिर a of 2 का होगा, और उसके बाद ये एरे जो है ये एंड हो जाएगी और ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सो मैं आपको इसको एक बारी अब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सो हमने इसको कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वी गॉट द सेम वैल्यूज। सो इट मींस के दिस लूप इज more convenient in use as compared to the for loop, क्योंकि जहां पे हमें इंडेक्स को मेंटेन करना पड़ता है। आल्दो के यहाँ पर भी कोई ना कोई इंडेक्स मेंटेन हो रहा होगा, लेकिन दैट इज नॉट अवर कंसर्न, और वो इम्प्लिसिटली अंदर इसके यूज हो रहा है और हम सिर्फ इस लूप को यूज कर रहे हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
सो नाउ एरे की डिस्कशन को हम यहाँ पर अब स्टॉप करने लगे हैं और अब हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट जावा की कलेक्शंस हैं, अभी पहले थोड़ी सी डिस्कशन उसके ऊपर करते हैं और फिर हम एक प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि एरे लिस्ट किस तरह से ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू द नॉर्मल एरे। ओके, लिमिटेशंस हम जावा की डिस्कस अभी इसके इस्तेमाल के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जावा के जो एरे है उसकी लिमिटेशन ये है कि आपको साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है, सो दैट द साइज इज स्टैटिक और दिस साइज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो जावा की स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं और जावा की स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के साथ साथ फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर भी हमें नजर आएगा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से मैप हुए हैं और फिर जिस स्ट्रेंथ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं को हम अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूज करेंगे अगले आने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो जावा की एक जो स्ट्रेंथ है वो है कि जावा ने आपको हंड्रेड्स ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं और हम उन क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं रादर देन के री इन्वेंटिंग द व्हील। और ये जो क्लासेस हैं दे आर ग्रुप्ड इनटू द पैकेजेस, जिसको कि हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ द रिलेटेड क्लासेस एंड दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज जावा क्लास लाइब्रेरी और जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एपीआई। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एपीआईज जिसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द कलेक्शन एपीआईज which allows you to store a group of related objects, or this collection is not limited to the size. You don't need to define the size. It can store arbitrary number of the other objects. It is enriched with the predefined efficient methods to manipulate the array or to perform different operations on the collections. So this is the ability that allows this collection of to change the dynamically their size and accommodates more and more element. And evenly, if we remove the elements, its size will dynamically be reduced. So in either way, we can even increase the size and even reduce the size. The question is where we need to make use of these collection APIs. तो जो सबसे important use है इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स आपको नजर आते हैं, उसके अंदर हमने अपॉइंटमेंट्स को इवेंट्स को अगर रिकॉर्ड करना है। लाइब्रेरीज के अंदर हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, बुक के साथ बुक के ऑथर की इंफॉर्मेशन और फिर उस बुक के डिफरेंट वर्जन्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, वहां पर हमें एपीआई हेल्प करेंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रैकेट को अगर मेंटेन करना है और देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स जो किसी एक क्लास यानी किसी एक कोर्स से बिलोंग करते हैं, उनको हमने एक जगह पर इकट्ठा करके रखना है, तो फिर उनको कैसे करेंगे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ये लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए हम देखेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स इन यूजिंग द जावा एपीआई। तो हमने जो एपीआई आज पढ़नी है दैट इज एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट जो है वो जावा के अंदर एक क्लास है दैट इज इनहेरिटेड और एक्सटेंडेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास। सो राइट नाउ जो कि हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी, तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप बेशक इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम फोकस करते हैं एरे लिस्ट के ऊपर। और एरे लिस्ट को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और फिर उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि एरे लिस्ट जो के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर एक कैपिटल केस में एक लेटर लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली वर्क एज ए प्लेस होल्डर। सो इट मीन्स के this array list can use any of the known primitive data type or user defined data type in this array list. So this is just like the function templates that we have already discussed in the programming fundamental course. So let's start the coding example. हम अपनी उसी क्लास को यूज कर रहे हैं और मैंने पुराना कोड यहाँ से रिमूव कर दिया है, public static void main string. So चूंकि हमने array list को यूज करना है, so first we need to import java dot array list. So java के अंदर util एक पैकेज है और उस पैकेज के अंदर जो array list है वो एक
क्लास है और इस क्लास के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको आगे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी दिखाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि हम उस डॉक्यूमेंटेशन से मेथड्स कैसे देख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ आज के लेक्चर में उन कुछ बेसिक मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूरत पड़ेगी या जिनके इस्तेमाल से हम एरे लिस्ट को समझ सकते हैं। सो एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन, एरे लिस्ट, और फिर इसकी एंगल ब्रैकेट के अंदर वो डेटा टाइप डिफाइन करनी है जिसके ऑब्जेक्ट्स इस एरे लिस्ट के अंदर रखनी है। मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगा। पहले हम सिंपल स्ट्रिंग के साथ इसको समझते हैं और फिर हम एक स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट को यूज करके एरे लिस्ट बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो पहली एग्जांपल के अंदर मैं आपके सामने एक स्ट्रिंग की क्लास को इसके अंदर एज ए पैरामीटर रखा है। So this means कि this array list will hold objects of type string. So let's say we call them name is equals to new array list और फिर इसके आगे ये एंगल ब्रैकेट और ये। So this is the kind of constructor, okay? और यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट डालनी है। सम केसेस में एंगल ब्रैकेट के अंदर हम वही डेटा टाइप लिखते हैं जो कि हमने जिस तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, लेकिन अब नए वर्जन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इसको हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो एरे लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसे कहते हैं ऐड। तो चूंकि एरे लिस्ट का मेथड है और उसको एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पे इन्वोक करना है, लिहाजा नेम डॉट ऐड, और चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर हम उसका नाम लिखेंगे। तो दिस विल बी स्टोर्ड एट द 0th इंडेक्स। और अब एक मैं ऑब्जेक्ट और शुरू करता हूं, नेम डॉट ऐड, सॉरी अली, और देखें अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द मेथड गेट। तो नेम डॉट गेट और उसको हम देते हैं इंडेक्स की वैल्यू, तो वो हमें रिटर्न कर देगा वो वाला वो वैल्यू जो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और नेम डॉट गेट, गेट भी एरे लिस्ट का मेथड है जो कि हमें 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से नेम डॉट गेट 1 और ये हमें पहले इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो इस कोड को हम दोबारा से इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो हमारा कोड चल गया सक्सेसफुली। सो वी गॉट द टू वैल्यूज, आतिफ एंड अली। अगेन अब इस को हम फॉर ईच लूप के साथ चलाएंगे। तो फॉर ईच लूप के साथ फॉर, और जिसके ऊपर मैंने एग्जीक्यूट करना है पहले तो उस एरे का नाम दैट इज नेम, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सो नेम की वैल्यू स्ट्रिंग को असाइन हो जाएगी, स्ट्रिंग एस को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे बजाय इंडेक्स कॉल करने के हम डायरेक्ट अगर एस प्रिंट करेंगे तो जो नेम के 0 इंडेक्स पे नाम पड़ा होगा वो एस को साइन हो जाएगा और इस तरह वो नाम हमें 1 by 1 प्रिंट हो जाएगा। तो दोबारा से इस कोड को कंपाइल करते हैं। मैंने कोड को मॉडिफाई किया है विद द फॉर ईच लूप, तो आई थिंक आपको भी नजर नहीं आएगा। तो फॉर स्ट्रिंग एस कॉलन नेम, नेम के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर है वो स्ट्रिंग एस को असाइन हो जाएगा और फिर हम उस एस को प्रिंट कर लेंगे। लेट्स कंपाइल दिस कोड। सो वी गॉट द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि फॉर ईच लूप इसके ऊपर सही तरह से काम
करेगा जैसे कि इसने पहले एरे पे काम किया। ओके, इस कोड में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं और नेम डॉट ऐड, और अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा से ऐड करूं तो फिर ये दोबारा से ऐड हो जाएगी। नेम डॉट ऐड okay, so if we want to get index of some string, so system dot out dot println, or we will make use of the method index of Atif, for instance. So there are two instances of Atif in the array list. It will return the index of the first occurrence of Atif. So we'll get 0 on the screen. तो इस कोड को मैं कंपाइल करने लगा हूं। We got an error. Let's check कि हमारा error क्या है। So we have to mention name dot index of, because index of belongs to the object name. So let's recall recompile our program. So दोबारा से recompile करते हैं, and now this time we haven't placed the t in println statement. Let me correct my error. So we'll make use of print. So again compile. So these are the minor mistakes. So आपको कोडिंग के दौरान एक्सपीरियंस होंगी और you must know कि इनको कैसे ओवरकम करना है। और this is the very normal routine कि जब हम टाइप करते हैं तो इस तरह के एरर्स हमें आ जाते हैं। So 0, we got 0. That is actually the first occurrence against index against the first occurrence of आतिफ। although कि आतिफ की 2 एंट्रीज पड़ी हुई हैं। तो एक और चीज जो हमें यहाँ से समझ आती है वो ये है कि एरे लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। सो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन एरे लिस्ट। तो और अब हम एक मेथड और डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट की क्लास को लेके चलेंगे। सो यहाँ से अगर मैं नेम डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर अगर मैं आतिफ लिख दूं फॉर इंस्टेंस, तो किसको रिमूव करेगा? लेट्स चेक। और अब इस कोड को रिकम्पाइल करते हैं। सो पहली अक्रेंस को उसने रिमूव किया है। सो इट मींस के जो रिमूव का मेथड है, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज पड़ी हो तो उसकी जो पहली अक्रेंस होगी उस अक्रेंस को वो रिमूव करेगा, बाकियों को रिमूव नहीं करेगा। एक और काम करते हैं, नेम डॉट रिमूव 0, और एक दफा मैंने इंडेक्स दिया और एक दफा मैंने स्ट्रिंग दिया, और अब इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो आतिफ की दोनों अक्रेंसेस रिमूव हो गई। इसका मतलब है कि नेम डॉट रिमूव, जब मैंने उसको इंडेक्स दिया तो उसने इंडेक्स पड़ी वैल्यू को रिमूव किया, और उसके बाद अगली स्टेप में जब मैंने नाम दिया, चूंकि पहली अक्रेंस रिमूव हो चुकी थी लिहाजा उसने उसकी दूसरी अक्रेंस को रिमूव कर दिया। एक और चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस की होगी वो ये है कि जैसे जैसे हम इस एरे में एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, इस एरे का साइज ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर कोड, अब इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं और अब हम स्टूडेंट की क्लास को यूज करेंगे टू स्टोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट इन एरे लिस्ट। ओके, स्टूडेंट की क्लास को स्टोर करने के लिए एरे लिस्ट, or now this time you have to make use of student,
और BSCS is equals to new array list. ओके, सो स्टूडेंट्स के हम ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक सादा ऑब्जेक्ट स्टोर करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स का आइडिया लेंगे और हम एक लूप की मदद से ये देखेंगे कि हम जितने ऑब्जेक्ट्स को चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। स्टूडेंट S1 is equals to new student and the name of student is mentioned in the constructor, or BSCS dot add S1 or system dot out dot println BSCS dot get 0. So now you will experience a very different output. अभी हम string को करके आए हैं and maybe many of you will have an assumption that this statement will print Atif as an output, but we'll see that this is not the case. So इसको हमने compile किया. So we have a very different output. This is actually the reference of the student object. और जावा के अंदर एक टू स्ट्रिंग की क्लास है जो किसी भी रेफरेंस को स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हमारे सामने ले आती है। तो ये मेथड ऑटोमेटिकली हर क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है और इस मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का रेफरेंस प्रिंट होगा। अब इस रेफरेंस के ऊपर मुझे नेम आतिफ गेट करना है, तो इन दैट केस वी हैव टू इन्वोक गेट नेम मेथड डॉट गेट नेम। Now this will print the name of the student और इसको दोबारा से हम कंपाइल करते हैं। So this time we get the name Atif. So it means के उस एरे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट के रेफरेंसेस स्टोर हैं और हमें उस रेफरेंस के ऊपर स्टूडेंट्स के मेथड्स को इन्वोक करना पड़ेगा ताकि हम उसको कॉल कर सकें। ओके, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल्स में देखा है कि हमने स्टूडेंट को S1, S2 और S3 के नाम के साथ डिक्लेयर किया है, लेकिन समटाइम्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड सच नेमिंग कन्वेंशंस। हमें इन स्टूडेंट्स के नामों की जरूरत नहीं है। द रीजन इज के जिस जगह पर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाद में हमने उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को वहां पे यूज नहीं करना। लाइक इन आवर केस हम अपने इस क्लास के अंदर हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं और फिर उसको ले जाके हम एरे लिस्ट में स्टोर कर देते हैं और बाद में अगर हमने एरे लिस्ट को यूज करना है तो मुझे S1 या S2 की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे केसेस में जहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसकी जरूरत नहीं रहती तो फिर हम उस केस में एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स आर अननेम्ड ऑब्जेक्ट्स और जिनका रेफरेंस मेमोरी में क्रिएट होगा और उस रेफरेंस को हम फिर स्टोर कर देंगे अपनी कलेक्शंस के अंदर, एरेज के अंदर, या समटाइम्स इन अननेम्ड ऑब्जेक्ट्स को या एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं एज ए पैरामीटर्स टू पास टू द डिफरेंट मेथड्स जिसके ऊपर जाके उसने फिर इन्वोक होना है। और ये चीज हम इस एग्जांपल में समझ लेते हैं कि हम किस तरह से एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गो टू आवर कोड और मॉडिफाई करते हैं, फिर समझते हैं कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होते हैं और उसका इस्तेमाल और उसका फायदा क्या है। ओके, एनोनिमस ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल को समझने के लिए मैं एक और छोटी सी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, दैट इज द स्कैनर क्लास, की जिसकी मदद से हम इनपुट ले लेते हैं। तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं एनोनिमस को विद डिफरेंट वैल्यूज। तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। तो स्कैनर की क्लास को इस्तेमाल करने के लिए अब गेम मुझे इसको इंपोर्ट करना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर की क्लास को हम यूज करते हैं फॉर इनपुट पर्पस, जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में सी इन की स्टेटमेंट को यूज किया था। यहाँ पर स्कैनर की क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लेट्स कॉल इट
input और is equals to new scanner system.in is the parameter which indicates कि मैंने कंसोल से इनपुट लेनी है और हमने स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और हम उसके नाम को स्टोर करना चाह रहे हैं विद डिफरेंट नेम्स स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ n और एक स्ट्रिंग में ले रहा हूँ opt is equals to y जो कि मुझे हेल्प करेगा एक लूप को चलाने में कि जब तक इस लूप की वैल्यू ट्रू रहे तब तक मेरा जो प्रोग्राम है वो नए स्टूडेंट्स को क्रिएट करता रहे सो व्हाइल opt नो रिमेंबर कि स्ट्रिंग के केस में डबल इक्वल काम नहीं करेगा हम दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को डबल इक्वल से कंपेयर नहीं कर सकते opt डॉट इक्वल्स की मदद से हम दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं बाय वैल्यू हाँ अगर दोनों स्टूडेंट का रेफरेंस सेम हो तो फिर डबल इक्वल के केस में हमें ट्रू आंसर मिलेगा while opt डॉट इक्वल्स y तो क्या करना है हमने कहना है n इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन सो नेक्स्ट लाइन जो है दैट इज द मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा ठीक है और उसको स्टोर कर देगा n के अंदर और नाउ हियर वी कैन मेक यूज ऑफ bscs डॉट add और add के पैरामीटर में विल सिंपली राइट न्यू स्टूडेंट n नाउ रिमेंबर कि जो स्टूडेंट क्रिएशन होती है वो न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल करके होती है और फिर जो इनिशियलाइजेशन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रेफरेंस हमने बनाया होता है लाइक s1 s2 उसको असाइन हो जाती है इस केस में s1 s2 नहीं है तो ये न्यू का कीवर्ड मेमोरी के अंदर स्टूडेंट को विद द वैल्यू n जो आपने दी है उसके साथ इनिशियलाइज करके एक रेफरेंस जनरेट कर देगा और वो रेफरेंस जाके स्टोर हो जाएगा bscs के अंदर और system dot add system dot out dot println करके हम पूछते हैं कि do you want to add more students ठीक हो गया और sorry opt is equals to input dot next line सो opt में एक वैल्यू जाएगी अगर वो वैल्यू y होगी तो ये उसको अगले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को हमसे मांग लेगा और हम यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगाते हैं फॉर ईच के लूप में bscs के अंदर स्टोर क्या है स्टूडेंट सो वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट या रेफरेंस ऑफ टाइप स्टूडेंट और ये लूप चलेगा bscs के ऊपर system dot out dot println और इसके अंदर हम करेंगे s में है स्टूडेंट का रेफरेंस अगर मैं सिंपल s प्रिंट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का रेफरेंस प्रिंट होगा तो हम कहते हैं s डॉट गेट नेम और अब अगर इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये प्रोग्राम हमसे स्टूडेंट्स की इनपुट लेगा और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम नो एरर पहला नाम एंटर किया आतिफ y yes असद yes नौमान yes फिर yes and again yes और again yes और फाइनली एक नाम और ऐड करते हैं एंड नाउ वी प्रेस n सो विल सी कि मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसने वो सारे नाम प्रिंट कर दिए जो मैंने इनपुट किए थे आतिफ से लेके जुनैद तक तो फॉर ईच के लूप इट मींस के bscs दैट इज एन एरे लिस्ट और उस एरे लिस्ट के अंदर आप
जितने भी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना चाहेंगे वो ऑब्जेक्ट स्टोर होते जाएंगे और उसका साइज डायनामिकली ग्रो करता जाएगा। Now I hope you have an understanding about the use of array list. एक छोटी सी एग्जांपल और इसके अंदर फर्दर करता हूँ कि हाउ टू रिमूव अ स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बिकॉज दिस इज अनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो अब हमने किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो ऑब्वियसली उस स्टूडेंट का कोई नाम होगा। हम उसके नाम की बेस पे उस स्टूडेंट के रेफरेंस को डिलीट करेंगे फ्रॉम द एरे लिस्ट। तो उसको करने के लिए ऑब्वियसली नाम लेंगे और उस नाम के अगेंस्ट हम उस इंडेक्स को तलाश करेंगे कि उस नाम का स्टूडेंट कौन से इंडेक्स पे है। अगेन एरे लिस्ट के केस में वहां पर डुप्लीकेट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हमारे इस केस में सिर्फ और सिर्फ पहली अक्रेंस पे पड़ा हुआ स्टूडेंट डिलीट होगा। और अगर इससे आगे डिलीट करना है तो या सारे डिलीट करने हैं तो फिर वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ लूप और जो वन बाय वन उस नाम के तमाम स्टूडेंट्स को डिलीट कर देगा। So let's go back to the code and make some amendments how to remove a student object from the array list. Let's make some changes. एक ये स्टेटमेंट मैंने ऐड की है कि before deletion and now after deletion. After deletion के बाद मैं कोड लिखने लगा हूँ। मुझे वो इंडेक्स फाइंड करना है जिसके ऊपर स्टूडेंट पड़ा हुआ है। अभी हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, हम एक प्री डिफाइंड वैल्यू को डिलीट करेंगे। एक तो मुझे इंडेक्स चाहिए और इसको मैंने -1 से इनिशियलाइज इसलिए किया है कि इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है, अदरवाइज क्योंकि लूप के अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज करना है तो फिर आपका कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम पे एरर आएगा कि ये इनिशियलाइज नहीं हुआ। हम यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। I is equals to 0 and I is less than bscs dot size. bscs dot size का मेथड आपको bscs array list का साइज रिटर्न करेगा I प्लस प्लस। और now if bscs dot get 0 dot sorry 0 की बजाय I dot get name dot equals फॉर इंस्टेंस के हम अपने कोड से असद को रिमूव करना चाहते हैं, तो इन दैट केस योर idx इज इक्वल्स टू I और हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। रिमेंबर मे बी यू थिंक के वाई आई डिडंट मेक यूज ऑफ फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि फॉर ईच लूप इज अ डेफिनेट लूप और उस लूप को हम ब्रेक की स्टेटमेंट से टर्मिनेट नहीं कर सकते। इट मे जनरेट सम एरर, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर एक फॉर का लूप इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम अब आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंटली हम किस तरीके से किसी भी एरे लिस्ट से या कलेक्शन से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो bscs डॉट रिमूव एंड वी प्लेस द वैल्यूज idx और ये ऊपर वाला लूप मैं दोबारा से नीचे कॉपी कर रहा हूँ। सो अगेन इस प्रोग्राम को चलाते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। सो आतिफ yes, let's write it Ali, yes, then write Asad, yes, then write Jawad, yes, then again write Asad and this time we press no. So Atif, Ali, Asad, Jawad, Asad. Now the first occurrence of Asad, Atif, Ali, Asad is now removed. We are left with Jawad and Asad. So पहली अक्रेंस जो हमें मिली थी हमने उस अक्रेंस के ऊपर से उस अक्रेंस का इंडेक्स गेट किया और फिर उसके ऊपर हमने वैल्यू को रिमूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने एरेज को, एरे लिस्ट को, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया। हमने फॉर ईच लूप को और फॉर के लूप का भी एनालिसिस किया और हमने देखा कि फॉर ईच लूप किस तरह से ज़्यादा बेहतर है
फोर लूप के मुकाबले में। इसी तरीके से हमने ये चीज भी देखी है कि आपकी एरे लिस्ट किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एरे। सो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी, और आने वाले लेक्चर्स में हम इस एरे लिस्ट को भी दोबारा से इस्तेमाल भी करेंगे, जो अपने अगले आने वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं। तो एक और लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और जावा की एपीआई कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस अपने ऊप के कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट।